वेलकम टू सीएमए फाइनल सीएफआर रिवीजन। दोस्तों, उम्मीद है आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। उस तैयारी में आपका सपोर्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड विथ रिवीजन लेक्चर्स, ऑलरेडी अपलोडेड फ्यू रिवीजन लेक्चर्स, और आज हमारा बहुत ही धमाकेदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडियाज 103 और 110। We will ensure that we will cover every possible concept that is there in CFS. So why to wait? Let's start with CFS without wasting much of the time. तो let's begin. दोस्तों, पहले तो बेसिक्स की बात करते हैं, फटाफट थोड़ी बेसिक्स को उठा लेते हैं। सो हमारे पास एक कंपनी है पी लिमिटेड, दूसरा कंपनी एस लिमिटेड। अब पी लिमिटेड को एस लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल चाहिए था, तो पी लिमिटेड ने क्या किया, उसको कंट्रोल लेने के लिए एक ऑप्शन है, उसके 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले तो पी लिमिटेड के पास एस का कंट्रोल आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पी लिमिटेड इज कॉल्ड एज अ पेरेंट कंपनी, एस लिमिटेड इज कॉल्ड एज अ सब्सिडरी कंपनी। कंट्रोल करने वाला कंपनी पेरेंट, जिस पे कंट्रोल किया जाता है वो सब्सिडरी। लेकिन जरूरी नहीं कि 50% से ज्यादा शेयर्स लेने पर ही कंट्रोल हो। कभी कभी यू हैव लेस देन 50% शेयर्स अक्वायर्ड एंड यू हैव कंट्रोल, बिकॉज जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास बाकी शेयर होल्डर्स हैं, वो मिला के कभी भी 50 के ऊपर, मतलब हमारे से ज़्यादा वोटिंग होने वाला नहीं। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को 20% शेयर्स इशू किए हैं, हमारे पास 45% शेयर्स हैं। हमने किसी और म्यूचुअल फंड को, डीआईआई को, एफआईआई को 20% शेयर इशू किए हैं, ये बोल के कि तुम कभी वोट नहीं करोगे तो हम आपको शेयर देते हैं, चुपचाप प्रॉफिट खाली कमाते रहो। तो 20% तो आउट ऑफ वोटिंग चले गए, तो हमारा टोटल इफेक्टिव वोटिंग 80% का होगा, जिसमें 45% हमारे पास है। इट्स मोर देन 50%। तो लेस देन 50% टोटल शेयर्स के बाद भी हमारे पास मोर देन 50%, मतलब कंट्रोल हो गया बच्चों। तीसरा होता है कंट्रोल बाय कॉन्ट्रैक्ट। हम किसी को बाय कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल देते हैं, दैट इज कंट्रोल बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे पेरेंट सब्सिडरी पिक्चर में आ गया। यहाँ पे कंसोलिडेशन एक और कॉन्सेप्ट होता है, एसोसिएट कंपनी। इसमें क्या होता है, अगर किसी कंपनी को दूसरे कंपनी के 20% या मोर शेयर्स हैं, बट लेस देन 50%, अप टू 50%, तो उस कंपनी का कंट्रोल नहीं मिलता, बिकॉज कंट्रोल 50% की नॉर्मली ऊपर मिलता है बाय डिफॉल्ट। तो आपके पास 20% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं, तो आपके पास कंट्रोल नहीं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यू कैन पार्टिसिपेट इन व्हाट योर एक्टिविटीज़, लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, डिसीजन मेकिंग में आपकी सुनी जाएगी। जो आप बोलेंगे वो नहीं होगा, बट आप की बात को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, पार्टिसिपेशन राइट्स मिलते हैं आपको। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे जिस कंपनी के हमारे पास शेयर्स हैं ए लिमिटेड, वो एसोसिएट कंपनी हो गई, और पी लिमिटेड इज कॉल्ड एन इन्वेस्टर कंपनी। तो यहाँ पे वर्ड्स क्या होता है, इन्वेस्टर एंड एसोसिएट कंपनी। इसका भी कंसोलिडेशन का प्रोसेस हमें सीखना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, एक कंपनी है जिसको दो कंपनीज जॉइंटली कंट्रोल करती हैं। सी लिमिटेड के 50% शेयर ए के पास है और 50% शेयर बी के पास है। तो 50-50 100% दोनों के पास इक्वल कंट्रोल है। मतलब जब तक कोई बात पे दोनों यस नहीं बोलेंगे, वो सैंक्शन नहीं होगा। इसको बोलते हैं जॉइंट कंट्रोल। कभी कभी नॉट मे नॉट बी 50-50% शेयर्स, मे बी 40-60% शेयर्स, बट बाय एग्रीमेंट उन्होंने एक क्लॉज डाल के रखा है कि भले परसेंटेज उसका 60 उसका 40 है, बट जब तक दोनों यस नहीं बोलेंगे डिसीजन आगे नहीं बढ़ेगा। तो समटाइम्स यू क्रिएट दैट जॉइंट कंट्रोल इवन बाय कॉन्ट्रैक्ट। Yes, sir. So, C Limited is jointly controlled by A Limited and B Limited. तो क्या यहाँ पे भी कंसोलिडेशन होगा? बिल्कुल बच्चों, कंसोलिडेशन होगा। जॉइंट वेंचर एक नहीं, मल्टीपल टाइप्स के जॉइंट वेंचर होते हैं। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स वी हैव डिफरेंट थिंग्स टू लर्न। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अलग से एक इंडेस है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें
टारगेट है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। अब जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये पूरा पिक्चर है, पिक्चर का पूरा ट्रेलर है कि ए टू जेड क्या क्या होगा। देखो एक कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरी नहीं, एसोसिएट नहीं, जॉइंट वेंचर नहीं, तो उस कंपनी को सबसे पहले कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स तो बनाने नहीं। हाँ, जो अलग से एक स्टेटमेंट बनेगा उन स्टेटमेंट को हम बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जितने भी इंडेस अप्लीकेबल हैं वो सब लगा के उसको स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये वो कंपनी हो गया जिसका कोई एसोसिएट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर नहीं है। अब बात करते हैं जिसकी कंपनी की कोई सब्सिडरी है, एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है। तो पहले बात करते हैं, अगर सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है और एसएफएस बनाने हैं। अब यहाँ पे वी डोंट यूज द वर्ड स्टैंड अलोन, हियर वी यूज द वर्ड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब पी लिमिटेड की सब्सिडरी है, पी लिमिटेड का एसोसिएट है, पी लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है, तो पी लिमिटेड को अपने खुद के अकाउंट्स अलग से बनाने पड़ेंगे। अलग से जो अकाउंट्स बनेंगे उनको बोलते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अलग से एक इंडेस है, इंडेस 27, इसको फॉलो करके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, बनाने पड़ेंगे, बनाने ही पड़ेंगे। अगर आप सब्सिडरी की बात करते हैं, सब्सिडरी मतलब पी लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी, एस इज द सब्सिडरी कंपनी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पी के अलग से तो फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, पी और एस के फाइनल अकाउंट्स को क्लब करना पड़ेगा, ग्रुप एज अ होल फाइनल अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब ग्रुप एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें आपका इंडेस कौन सा लगेगा, जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी का कंट्रोल उठाया उस दिन कंसोलिडेशन करने के लिए इंडेस 103 लगेगा। और सब्सिक्वेंटली उसके बाद देखो, कंसोलिडेशन वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये तो हर साल ईयर एंड पे किया जाएगा। सब्सिडरीज का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट के फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्लब करके ग्रुप एज अ होल फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। तो ये जो कंसोलिडेशन है वो ईयर एंड पे हर साल होगा। हर साल सब्सिक्वेंटली ईयर एंड पे जो कंसोलिडेशन होगा उसके लिए इंडेस सब्सिक्वेंट कंसोलिडेशन 110 के हिसाब से करेंगे। तो सब सब होल्डिंग पेरेंट सब्सिडरी में दो इंडियस एप्लीकेबल हैं, 103, 110। 103 डीओए को डेट ऑफ डीओए मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, और सब्सिक्वेंटली 110। लेकिन अगर आपकी कोई एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है तो भी तो आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। तो आपको कंसोलिडेशन इज टू बी डन एज पर इंड एस 28। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जब आप 100 सब्सिडरी कंसोलिडेशन में 103 110 में जाते हैं तो द कंसोलिडेशन मेथड इज फुल कंसोलिडेशन मेथड। लेकिन जब आप इंडेस 28 में जाते हैं जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट का कंसोलिडेशन, देन द मेथड ऑफ कंसोलिडेशन इज व्हाट, इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड से कंसोलिडेशन करते हैं। दोनों हमें इन डेप्थ सीखना है। हमारा 90% टाइम जो है वो सब्सिडरी में जाने वाला है, सब्सिडरी का फुल कंसोलिडेशन मेथड। तो ये आपका ओवरऑल एक चार्ट बन गया कि कौन से केसेस में कौन सा स्टेटमेंट कौन से इंडियस के हिसाब से बनता है। इसको आप बहुत ध्यान से रखेंगे, ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में दे कैन क्रिएट अ क्वेश्चन ऑन इट। अच्छा बच्चों, हम बात करते हैं, चलो पेरेंट सब्सिडरी कंसोलिडेशन की बात करते हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन, जब मैं डेट ऑफ एक्विजिशन अकाउंटिंग की बात करूंगा, मतलब अब हम कौन से इंडियस में जा रहे हैं, हम 103 के अंदर एंट्री कर रहे हैं। चलो बच्चों फटाफट 103 के अंदर आ जाओ। सब लोग आ गए? अब ध्यान से 103 को सुनो। 103 क्या बोलता है? सबसे पहले बात, सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। ये तो 27 के हिसाब से होगा। सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, मतलब पी लिमिटेड के अलग से जो स्टेटमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे
उस जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट खरीद के कंट्रोल उठाया, उस दिन इन्वेस्टमेंट्स सेपरेट स्टेटमेंट में एट कॉस्ट वैल्यू किए जाएंगे। क्या प्राइस पे वैल्यू किए जाएंगे? एट कॉस्ट वैल्यू किए जाएंगे। इंडेस कौन से हिसाब से? 27 के हिसाब से। हाँ, अब आप उसी दिन कंसोलिडेशन भी करेंगे। कंसोलिडेशन दो तरीके से बोला जाता है। वैसे क्या होता है, सेपरेट बुक्स में से ही कंसोलिडेशन होता है, बट जैसी लैंग्वेज यूज की हुई है इंडियस में, इट्स लाइक कंसोलिडेशन वाले बुक्स अलग से बनेंगे, सेपरेट बुक्स अलग से बनेंगे, दोनों अलग अलग बनाए जाएंगे। और बहुत सारी अकाउंटिंग इसी चीज पे भी बेस्ड है कि सेपरेट बुक्स अलग बनते हैं, कंसोलिडेटेड बुक्स अलग बनते हैं। तो जो सेपरेट बुक्स में कुछ इफेक्ट्स हैं, उसको कंसोलिडेटेड बुक्स में अपने को हाथ उठा के देना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएंगे। कभी कभी सेपरेट बुक में से कंसोलिडेशन कन्वर्ट करके बनाते हैं। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को बच्चों समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं अब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी पेरेंट सब्सिडरी। फुल कंसोलिडेशन मेथड इज यूज्ड इवन इफ पेरेंट होल्ड्स लेस देन 100% शेयर्स। बच्चों इसमें क्या होता है, गिव यू एन एग्जाम्पल। समझो, हमारा पेरेंट पी लिमिटेड है, एस लिमिटेड इज द सब्सिडरी, बट पी के पास ना खाली एस के 80% शेयर्स हैं, तो बाकी 20% शेयर्स दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है। तो जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं 20% वाले, उनके पास कंट्रोल नहीं होता, तो उन शेयर होल्डर्स को बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, जिनके पास कंट्रोल नहीं है। और इंडियस की लैंग्वेज में उसको हम प्यार से बोलते हैं, पेट नेम है उसका NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स का अमाउंट। तो क्या होता है, इवन दो पेरेंट के पास 100% शेयर्स नहीं है। देखो, अगर हम 80% शेयर्स ओन करते, समझो मैं पेरेंट हूँ, हमेशा मैं पेरेंट हूँ करके बात करूंगा, तो मैं पेरेंट हूँ, पी लिमिटेड हूँ। तो अगर मेरे पास किसी कंपनी के 80% शेयर्स है, तो आई एम ओनर ऑफ दैट कंपनीज 80% असेट्स एंड 80% लाइबिलिटीज। तो 80% असेट्स मेरे, 80% लाइबिलिटीज मेरे। तो मैं जब उस कंपनी के कंसोलिडेशन का प्रोसेस फॉलो करूंगा अपने बुक्स के अंदर, तो मैं तो 80% मालिक हूं, लेकिन फुल कंसोलिडेशन क्या बोलता है कि आप भले 80% ओनर हैं, लेकिन आप उस कंपनी के 100% असेट्स, 100% लाइबिलिटीज अपने अंदर क्लब की करेंगे, 80% नहीं करेंगे। ऐसे कैसे? पार्टनरशिप अकाउंटिंग अप्लाई होती है। एक मेजर पार्टनर है, एक माइनर पार्टनर है, तो जो बैलेंस शीट पार्टनरशिप का बनेगा उसमें 100% असेट्स लायबिलिटीज दिखाएंगे, उसमें मेजर पार्टनर का शेयर और माइनर पार्टनर का शेयर कैपिटल अकाउंट्स लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम सब्सिडरी कंपनी के पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स, एक मैं 80%, NCI 20%। तो क्या होगा, हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो समझो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसमें 100% असेट्स लायबिलिटीज लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, मेरा हिस्सा तो 80% है, तो जो 20% मेरा हिस्सा नहीं, वो किसका है सर? NCI का है। तो हम लायबिलिटी साइड NCI दिखा देंगे, NCI का हिस्सा एज अ माइनर पार्टनर, एज अ माइनर पार्टनर। तो नेट 80% ही हमारे पास आ गया। 100% लेके 20% पेएबल टू NCI दिखाएंगे। आई रिपीट, 100% असेट्स लाइबिलिटीज लेके 20% पेएबल टू NCI दिखाएंगे, बाकी 80% अपना हुआ। तो दिस इज हाउ द फुल कंसोलिडेशन प्रोसेस इज अप्लाइड। सो दिस इज व्हाट द वे वी हैव टू डू। सो अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि आपका पीसी क्या होता है। पीसी मतलब ये वो प्राइस जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे कंट्रोल अक्वायर करने के लिए। देखो, यहाँ पे आप सामने वाली कंपनी नहीं खरीद रहे हैं, सामने वाली कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। तो आप शेयर्स खरीदेंगे तो कुछ तो पे करेंगे, जो आप खरीदने के लिए पे करते हैं उसको बच्चों बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, पीसी। अच्छा, तो आप जो पीसी पे करते हैं शेयर्स खरीदने के लिए, इट कैन बी पेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। यू कैन पे कैश, यू कैन इशू शेयर्स ऑफ पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी के शेयर खरीदेगा, बदले में अपने शेयर इशू करेगा। ठीक है सर?
अपने पेरेंट कंपनी डिबेंचर भी इशू कर सकता है। डेफर्ड एंड कंटिंजेंट कंसिडरेशन, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जस्ट बता रहा हूँ कि पीसी क्या होता है। पीसी इज समथिंग दैट इज पेड फॉर अक्वायरिंग कंट्रोल, अमाउंट दैट इज पेड फॉर अक्वायरिंग कंट्रोल इज पीसी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इंडियस हमेशा ना फेयर वैल्यूएशन में बिलीव करता है। वो बोलता है जिस दिन आपने कंट्रोल अक्वायर किया उस दिन आप सब्सिडरी कंपनी के जो असेट्स लायबिलिटीज कंसोलिडेशन में लेंगे, मतलब सब्सिडरी के असेट लायबिलिटीज आप पेरेंट में क्लब करेंगे ना, तो वो बुक वैल्यू पे नहीं करना है। वो बुक वैल्यू तो हिस्टोरिकल पुरानी वैल्यूज हैं, वो रियल वैल्यूज नहीं है। फेयर वैल्यू निकालो, उस दिन का वैल्यू निकालो, फेयर वैल्यू के हिसाब से उसकी कंसोलिडेशन होगी। बोला पीसी भी तो आज की वैल्यू के हिसाब से दे रहे हैं, तो नेट असेट्स भी जो लेंगे वो फेयर वैल्यू पे लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। मैं बार बार डीओए लिखूंगा। डीओए मतलब जिस दिन पेरेंट को सब्सिडरी का कंट्रोल मिला, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बच्चों। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइबल वर्ड इज देयर। आइडेंटिफाइबल मतलब वो असेट्स जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेबल होता है, सेपरेटली उसको बाय सेल कर सकते हैं। और जो असेट इनसेपरेबल है वो हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। वो सब इनसेपरेबल असेट्स जो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन में आते हैं वो सब गुडविल में सबमर्ज किए जाते हैं, गुडविल के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। तो कुछ इंटेंजिबल असेट्स ऐसे होते हैं जो आइडेंटिफाइबल होते हैं, सेपरेबल होते हैं, तो उसकी हम अलग से वैल्यू निकालेंगे और इसमें इंक्लूड करेंगे। और कुछ इंटेंजिबल असेट्स की अलग से वैल्यू नहीं होती, सेपरेबल नहीं होते हैं। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि जो नॉन सेपरेबल इंटेंजिबल असेट्स है, नॉन आइडेंटिफाइबल माने जाएंगे, वो यहाँ पे नहीं लेंगे। उनकी वैल्यू ही नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि वो अलग से बिकेंगे नहीं, वो सेपरेट ही नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आप अलग करके नहीं बेच सकते, कुछ चीज़ें आप उसके अंदर इंक्लूड करके ही बेच सकते हैं। अरे बात समझा कि नहीं? तो जब हमारा डिटेल डिस्कशन ऑफ लेक्चर होता है तब ये चीज़ें बहुत बारीकी से डिस्कस होती हैं। एज ऑफ नाउ रिवीजन में मुझे आपको ओवरऑल पेपर अच्छा लिखने के हिसाब से आइडिया देना है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ले लेंगे और उसमें से फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। दिस विल गिव यू फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, मतलब ये वो नेट असेट्स की वैल्यू है जिसके अगेंस्ट में आज हम पेमेंट कर रहे हैं। यस सर। तीसरा होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको बात किया, ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कंट्रोल नहीं है, लेस देन कंट्रोलिंग इट स्टेक है, आपके पास 20% शेयर्स में कंट्रोल नहीं आता। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि हम फुल कंसोलिडेशन मेथड करेंगे, तो उसमें हम 100% असेट्स लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी पेरेंट में क्लब करेंगे। बट 100% तो अपने हैं नहीं, तो 20% किसके, एनसीआई के हैं। तो लायबिलिटी में एनसीआई 20% दिखा देंगे कि भाई 100% लिए ये, लेकिन 20% बिलोंगिंग टू हुम है, एनसीआई है। यस सर। तो एनसीआई जब आप वैल्यू करते हैं तो कैसे करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाली हैं। तो आप एनसीआई की वैल्यू डीओए को कैसे निकालेंगे, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीआई वैल्यू ऑन डीओए। फिर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में उसकी सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो आप डीओए को, एनसीआई को किस प्राइस पे लेंगे? ऑप्शन 1 बच्चों हमारे पास है फेयर वैल्यू पे लेंगे। ऑप्शन 2 है प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स। प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स मतलब, देखो ये जो आपने नेट असेट्स निकाले यहाँ पे, ये 100% नेट असेट्स है, इसका 20% निकालो तो एनसीआई के नेट असेट्स का शेयर आ जाएगा। इसी प्राइस पे एनसीआई वैल्यू करेंगे, या फेयर वैल्यू बोले तो समझो मार्केट वैल्यू पे उसको हम वैल्यू करेंगे। अब ये फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? या तो आपको फेयर वैल्यू दिया होगा, मार्केट वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू है, तो आपको वो दिया होगा। फेयर वैल्यू का अलग एक डेफिनेशन है, अलग डिस्कशन है। तो फेयर वैल्यू आपको या तो दिया होगा, या अगर आपको फेयर वैल्यू नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, पीसी के प्रोपोर्शन में फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैं अगर आपको एक सिंपल बात बताऊं, समझो हमने 80% शेयर्स खरीदे 80 लाख में,
80% शेयर्स खरीदे 80 लाख में, इसका मतलब है 80% का वैल्यू 80 लाख है, तो एनसीआई 20% का वैल्यू कितना प्रोपोर्शनेट 20 लाख। मतलब पीसी के प्रोपोर्शन में एनसीआई 20% निकालेंगे, समझा कि नहीं? पीसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे एनसीआई का फेयर वैल्यू। तो एनसीआई का फेयर वैल्यू या तो दिया होगा या तो पीसी के प्रोपोर्शन में आप निकाल लेंगे। अब सवाल ये आता है कि आप एनसीआई को क्या प्राइस पे दिखाने चाहिए? आइडियली एनसीआई को तो फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए, क्योंकि जब आप एनसीआई को फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं तो पीसी भी फेयर वैल्यू पे, नेट असेट्स भी फेयर वैल्यू पे, एनसीआई भी फेयर वैल्यू पे, तो एक बहुत अच्छा मैच होता है। और उसका और भी कई बेनिफिट्स हैं जो हम बात करेंगे बच्चों। चलो, अब प्रॉब्लम अगर साइलेंट है तो क्या करना चाहिए? तो हमारी सीएमए की इंस्टीट्यूट ने जो बुक्स में अपने स्टडी मटेरियल में किया है, एनसीआई को प्रॉब्लम साइलेंट है तो फेयर वैल्यू पे लिया है। और वो फेयर वैल्यू उन्होंने कैसे निकाला है? पीसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन प्रोपोर्शन ऑफ पीसी कैलकुलेट किया है। तो इस बात का आप ध्यान करेंगे बच्चों। हाँ, अब ये कैलकुलेट हो गया, हमारा पीसी तैयार हो गया। पीसी के ऊपर बात करना बाकी है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। एनसीआई भी कैलकुलेट हो गया। अब क्या करेंगे? पीसी और एनसीआई जोड़ेंगे तो ये मेरा 100% वैल्यू हो गया जिस खरीदने के टाइम हमने काउंट किया है। और नेट असेट्स 120 के हैं। अब सवाल ये आता है कि 120 के नेट असेट्स का 150 का पेमेंट या वैल्यू क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें 30 का एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड किया गया है जो नॉन आइडेंटिफाइबल एसेट्स हैं, जो हम अलग नहीं कर सकते, जो गुडविल के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका 150 पीसी प्लस एनसीआई 150 है वर्सेस आपका 120 का नेट एसेट्स है, तो 30 आपने एक्स्ट्रा पे किया। एक्स्ट्रा पेमेंट इज ऑलवेज गुडविल, एक्स्ट्रा पेमेंट इज ऑलवेज गुडविल। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ कंसोलिडेशन। फिर आप ऑप्शन नंबर 2, आपका 100 का पीसी है, 50 का एनसीआई, मैंने ऐसे ही अज्यूम की हैं फिगर्स। 150 का टोटल हो गया वैल्यू, बट आपके जो नेट एसेट्स आपने खरीदे उसकी फेयर वैल्यू 160 है। तो 160 के सामने 150, इसका मतलब है 10 का शॉर्ट पेमेंट किया, 10 का शॉर्ट पेमेंट किया। तो 10 क्या होगा आपका? बीपीजी, बार्गेन परचेज गेन। ये एक कैपिटल प्रॉफिट है जो अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। पहले स्टेप 1 पीसी निकालो, स्टेप 2 आप फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकालो। फॉलो दी स्टेप्स ब्लाइंडली, आपके सब आंसर्स आएंगे। स्टेप 3 एनसीआई निकालो, स्टेप 4 गुडविल बीपीजी निकालो। डीओए अकाउंटिंग खत्म 4 स्टेप्स में। डीओए अकाउंटिंग 4 स्टेप्स में खत्म होता है। आई रिपीट, पहले पीसी निकालो, नंबर 2 फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स निकालो, नंबर 3 एनसीआई निकालो। नाउ पीसी प्लस एनसीआई माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स विल गिव यू गुडविल और बार्गेन परचेज गेन। या तो लॉस, मतलब 30 का आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो 30 का एक्स्ट्रा पेमेंट गुडविल है, या आपने कम पेमेंट किया तो बायर के लिए कम पेमेंट इज व्हाट? प्रॉफिट। दैट प्रॉफिट इज बार्गेन परचेज गेन। तो ये आपका डीओए का अकाउंटिंग यहाँ पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब ये तो आपने क्या किया? जस्ट कैलकुलेशंस देखे, इसकी एंट्रीज भी देखनी पड़ेंगी बच्चों। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले पीसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। पीसी आप कैश में दे सकते हैं, कैश में दिया तो जितना दिया वो पीसी है। डेफर्ड पेमेंट में क्या होता है? हम पूरा पीसी उसी टाइम नहीं देते। हमने क्या बोल दिया कि भाई चलो हम आपको आज 100 करोड़ रुपया कैश में देंगे और फ्यूचर में अगले 3 साल तक 10-10 करोड़ और देंगे। 10-10 करोड़ जो देंगे अभी नहीं देंगे, फ्यूचर में देंगे। कोई कंडीशन नहीं है, बट फ्यूचर में देंगे। अभी इतना नहीं अपने पास पैसा। तो हमने बोला ठीक है भाई देना। तो क्या हुआ? आप ये जो फ्यूचर में पेमेंट देंगे 10 10 और 10, ये भी कैश में देंगे। हाँ, लेकिन इसको आज 10 10 10 और बोले तो 30 करोड़, तो क्या 30 करोड़ पे दिखाऊं? नहीं। हमेशा इंडियस ना फेयर वैल्यूएशन पे बिलीव करता है। वो बोलता है अगर आपने कोई फ्यूचर में पेमेंट करनी है जिसको आप डेफर्ड पेमेंट बोल देंगे,
उसको अगर आप आज बुक करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और आज उसको बुक करेंगे। तो अगर आप कोई डेफर्ड पेमेंट कर रहे हैं तो एक डिस्काउंटिंग फैक्टर उठा लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और प्रेजेंट वैल्यू पीसी में जोड़ देंगे। ठीक है, फिर आपको पता है अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट भी किया जाता है, फिर बाद में फ्यूचर में पेमेंट करने के टाइम इंटरेस्ट को अनवाइंड किया जाता है। ठीक है, आपने कई इंडियस में इसको सीखा हुआ भी है। चलो, वो आगे की बात हो गई। शेयर्स इन पेरेंट कंपनी, कभी कभी क्या होता है हम सब्सिडरी के शेयर्स खरीदते हैं, बदले में अपने पेरेंट अपने शेयर्स इशू करता है, तब पीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान देना, इस टाइम पे हम जो शेयर्स खरीद रहे हैं उसकी भी एक फेयर वैल्यू होगी, हम जो शेयर्स बदले में दे रहे हैं उसकी भी एक फेयर वैल्यू होगी। यस और नो? तो हम किसकी फेयर वैल्यू को पीसी लेंगे? जो हम शेयर्स खरीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू, कि जो शेयर इशू कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू? इंडियस बहुत क्लियरली बोलता है जो शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू पीसी में लेने का। जो आप दे रहे हैं दैट इज व्हाट द अमाउंट दैट इज टू बी टेकन इनटू पीसी। जो दे रहे हैं, बात समझा कि नहीं? ठीक है, सेम वे आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं पीसी में, अपने कंपनी के डिबेंचर पीसी में दे रहे हैं, तो जो डिबेंचर दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू, उसकी इशू प्राइस अपने को एज अ पीसी में लेनी पड़ेगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन। जो सब्सिडरी कंपनी है वो बोलता है कि हम अगले साल ना इतना प्रॉफिट आएगा, उसके अगले साल इतना प्रॉफिट आएगा, अब देखना प्रॉफिट इतना टारगेट अचीव करेंगे। यहाँ वो बोलता है कि हम अगले 3 साल में ये प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचेंगे, ईपीएस इतना अचीव करेंगे। या कुछ एक बहुत बड़ा अपना फाइट चल रहा है जहां से एक बहुत बड़ा क्लेम आने वाला है या नहीं आने वाला, तो वो बोलता है हम जीतेंगे, तो हम देखो ठीक है जब जीतेंगे तभी पेमेंट करेंगे आपको, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट फिर हमारे पास आएगा। ये कहने का मतलब है ये जो हम पीसी दे रहे हैं ये पीसी सब्जेक्ट टू कंडीशंस है। फ्यूचर में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुए, प्रॉफिट टारगेट अचीव हुआ, प्रोडक्शन टारगेट अचीव हुआ या और कोई टारगेट अचीव हुआ तो पीसी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करें? ये तो कंटिजेंट है, मे और मे नॉट है। तो इंडियस बोलता है नहीं हम कंटिजेंट को भी रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मली कंटिजेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बट यहाँ पे कंटिजेंट को भी रिकॉर्ड करेंगे। बोला हाँ, तो फिर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ये तो चांसेस पता नहीं, चांसेस हैं 30%, 40%, 50%, वी डोंट नो। तो कैलकुलेट करेंगे कितना चांसेस है ये अमाउंट देने का, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी इस पीसी को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कितना चांस है कि हम ये पेमेंट करेंगे, उस प्रोबेबिलिटी को हमारे अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा समझो हमें 20 करोड़ का कंटिजेंट पेमेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी है 60%, तो 20 करोड़ का 60% 12 करोड़ पे रिकॉर्ड करेंगे। चाहिए तो इसको फर्दर डिस्काउंट भी कर सकते हैं, तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू का इफेक्ट भी आएगा, प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट भी आएगा। मेनली इंडियस बोलता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कंटिजेंट कंसिडरेशन। ठीक है सर, तो इन सब को रिकॉर्ड करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? हमारा प्यारा सा पी और सी, पी और सी। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं, एग्जाम्पल्स। ये लिंक आपको इसमें लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप उस लिंक को जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों। मल्टीपल पीडीएफ हैं जो मैं नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स में लेता हूँ, मैं वहाँ पे सब ऐड कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ आप हमारे चैनल को, अगर आपको हमारा लेक्चर्स अच्छा लगता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। इतना मेहनत कर रहे हैं उतना तो बनता है बच्चों, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद द स्टूडेंट्स। पुट योर कमेंट्स, आपको हमारा लेक्चर कैसे लगा और आप और क्या चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, सीखना चाहते हैं, हम उनके ऊपर एफर्ट्स डालेंगे बच्चों। ठीक है सर, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल्स मैंने बना के रखा है। ये आपके नेट असेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑन डीओए। ये आपका इन्वेस्टमेंट मतलब पीसी 6000 शेयर खरीदे, 60% खरीदा, मतलब एनसीआई 40%, 150 रुपये में खरीदा। ठीक है ना?
तो 6000 शेयर 150 के हिसाब से 9 लाख का पीसी हो गया बच्चों। और एनसीआई फेयर वैल्यू 5 लाख दिया हुआ है, नो वरीज एट ऑल। तो मेरा पीसी हो गया 9 लाख रुपए, मेरा एनसीआई हो गया 5 लाख रुपए, 14 लैक्स रुपीस, और मेरा नेट असेट्स है 10 लाख रुपया। 14 माइनस 10, 4 लैक्स का जो एक्स्ट्रा पेमेंट है या एक्स्ट्रा अमाउंट है, दैट इज टर्म्ड एज गुडविल। तो पीसी प्लस एनसीआई टोटल माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स गुडविल। अच्छा, दूसरे केस में ये आपके नेट असेट्स हैं, 60% आपका पीसी है, 6000 शेयर 150 में, तो 9 लाख रुपए का पीसी है। अब एनसीआई को बोला नेट असेट्स के बेसिस पे वैल्यू करो, थर्ड कॉलम इज एनसीआई। तो नेट असेट्स कैसे, ये मेरे नेट असेट्स हैं, उसका 40% निकालेंगे, तो एनसीआई विल बिकम 4 लैक्स रुपीज। 9 लैक्स का पीसी है, 4 लाख का एनसीआई 13 लाख, 10 लाख के नेट असेट, 3 लाख का गुडविल आ गया आपका। तो यहाँ पे गेम मैंने एनसीआई के ऊपर रखा है कि एनसीआई को अलग अलग वैल्यूज पे लेंगे तो गुडविल भी चेंज होता है। एक बात आप याद रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 4 लाख का गुडविल है, ये फुल गुडविल है। क्या है? फुल गुडविल है। देखो आपने ना 9 लाख रुपया फेयर वैल्यू पे लिया, एनसीआई भी फेयर वैल्यू पे लिया। जब आप दोनों फेयर वैल्यू पे लेते हैं और नेट असेट से डिफरेंस निकालते हैं, तो जो गुडविल मिलता है वो फेयर दोनों का मिलता है। मतलब सब्सिडरी का गुडविल, उसमें पेरेंट का 80% शेयर, एनसीआई का 20% शेयर, फुल गुडविल रिकॉर्ड होता है 100%। लेकिन अगर आप एनसीआई को नेट असेट्स पे लेते हैं, तो इधर ये नेट असेट्स हैं, फिर माइनस भी नेट असेट्स से करेंगे, तो एनसीआई का शेयर ऑफ गुडविल नहीं आने वाला है। खाली कौन सा शेयर ऑफ गुडविल आने वाला है? पेरेंट का। तो इस गुडविल को एक नाम देते हैं, ये जो गुडविल है इसको हम प्यार से बोलते हैं पार्शियल गुडविल। क्या बोलते हैं इसको हम? पार्शियल गुडविल। और इसको हम प्यार से बोलते हैं फुल गुडविल। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, बिकॉज जब इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आता है, आगे जाके गुडविल का इम्पेयरमेंट होता है सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में, सब्सिक्वेंट कंसोलिडेशन में, तब गुडविल की जो इम्पेयरमेंट, जो राइट ऑफ की अकाउंटिंग है, ये डिपेंड करती है कि आपने एनसीआई को क्या वैल्यू पे लिया है। क्या आपने एनसीआई को फेयर वैल्यू पे लिया है, क्या आपने एनसीआई को नेट एसेट पे लिया है, विल चेंज द अकाउंटिंग। दोस्तों, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर मैंने एक छोटा सा अलग से वीडियो बना के रखा है, खाली इम्पेयरमेंट, वो अलग से एक 15-20 मिनट का डिस्कशन है। आपको रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर सम्स आते हैं, आप उसको गो थ्रू करेंगे कि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है कंसोलिडेशन में। अलग डिस्कशन है, पूरा मैंने लॉजिक के साथ इन डेप्थ वहां पे बताया हुआ है कि इम्पेयरमेंट में क्या लॉजिक यूज होता है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अच्छा बच्चों, तीसरा केस अपना नेट असेट्स वही है, पीसी वही है, लेकिन एनसीआई बोला फेयर वैल्यू पे लेना। लेकिन फेयर वैल्यू देखो, केस 1 में फेयर वैल्यू दिया हुआ था, केस 3 में ना फेयर वैल्यू पे लेना, लेकिन फेयर वैल्यू देना भूल गया। तो मैंने आपको बोला था, अगर एनसीआई का फेयर वैल्यू नहीं दिया तो एनसीआई का फेयर वैल्यू पीसी के प्रोपोर्शन में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये 9 लाख रुपए जो है ना, ये 60% वैल्यू है, तो 40% वैल्यू कितना? तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको एनसीआई की वैल्यू मिलेगी 6 लाख रुपया। मतलब यहाँ पे एनसीआई इन प्रोपोर्शन ऑफ पीसी है, फेयर वैल्यू बट इन प्रोपोर्शन ऑफ पीसी। देखो पीसी तो फेयर वैल्यू ही होता है ना। अरे आज जो पेमेंट करेंगे आज की वैल्यू के हिसाब से करेंगे ना। यस सर। तो 9 लाख का आपका पीसी आ गया, 6 लाख का एनसीआई आ गया, टोटल 15 लाख, 10 लाख के नेट असेट्स, 5 लाख का गुडविल। ये आपका फुल गुडविल है वापस, क्योंकि एनसीआई को आपने किस पे लिया है? फेयर वैल्यू पे लिया है। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल ये वाले मेथड में सबसे आसान हो जाता है, नेट असेट में भी आसान हो जाता है, बट जब ये वाला केस आता है इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का, तो टेंशन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी फेयर वैल्यूएशन का प्रोपोर्शन सेम नहीं है, एक अलग स्पेशल कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। आप वो लेक्चर को देखेंगे तो आपको बच्चों समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ डोंट मिस दैट लेक्चर। चलो बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। चौथा केस, यहाँ पे 10 लाख के नेट असेट्स हैं, 80%, 20,000 शेयर खरीदे 30 में, तो 20,000 30, 6 लाख रुपए का पीसी है अपना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
और एनसीआई का फेयर वैल्यू 1,20 दिया हुआ है। तो 6 लाख का पीसी, एनसीआई 1,20, 7,20, बट नेट असेट्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, 10 लाख है। तो मेरा मेरा नेट असेट्स जब ज़्यादा है, पीसी प्लस एनसीआई कम है, तो ये तो गेन हो गया। हमने ना सस्ते में खरीदे नेट असेट्स, हमने कंपनी सस्ते में खरीद लिया, तो कितने सस्ते में खरीदा वो अपना एक गेन होता है, उसको हम बीपीजी बोलते हैं, बारगेन परचेज गेन। ये अल्टीमेटली किधर जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। यस सर, बस इसी के ऊपर ही अगला सम बनाया है। सेम 10 लाख का अपना नेट असेट्स है, पीसी सेम 6 लाख रुपए का, एनसीआई को बोला नेट असेट्स पे लेना है, तो 10 लाख का 20% 2 लाख हो गया अपना एनसीआई। तो आप कैसे करेंगे? 6 लाख का पीसी, 2 लाख का नेट एनसीआई, 8 लाख नेट असेट्स, 10 लाख के 2 लाख का वापस क्या आ जाता है बच्चों? गेन आ जाता है। इस गेन को हम बोलते हैं बार्गेन परचेस गेन। ठीक है, मेरा ये क्विक रिवीजन है, तो आई थिंक स्पीड इज इनफ कंफर्टेबल। आप स्पीड आपको ज़्यादा लगती है, घटा सकते हैं, ज़्यादा मतलब कम तो नहीं लगेगी बट ज़्यादा लग सकती है, तो आप स्पीड घटा के सुन सकते हैं बच्चों, कोई टेंशन की बात नहीं। मेजॉरिटी बच्चों को रिवीजन बहुत ही क्विक चाहिए रहता है। तो दोस्तों ये हमारा सी एफ एस का थोड़ा सा बेसिक्स हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने 3 चीज़ें मतलब डी ओ ए की मेन चीज़ें हमने कवर कर ली। अब बच्चों मैं ज़रा एक अकाउंटिंग लिखूंगा, डीओए की अकाउंटिंग लिखूंगा। सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डीओए की अकाउंटिंग करेंगे वो मैं बात करता हूँ। सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट में आप इन्वेस्टमेंट बाय करेंगे, तो योर एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड टू, अगर आप कैश दे रहे हैं तो टू कैश, शेयर्स दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर आप शेयर्स को प्रीमियम पे दे रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप अगर डिफर्ड पेमेंट बाद में पैसा देने वाले हैं, डिफर्ड पेमेंट पेएबल, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लेना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इशूड पे लेना पड़ेगा, कैश एक्चुअल लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पैसा बाद में देना है सब्जेक्ट टू सम कंटीजेंसी, तो कंटीजेंट कंटीजेंट कंसीडरेशन पेएबल दिखाएंगे। ये आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग एंट्री पास की। और इंडेस क्या बोलता है? 27 बोलता है, इंडेस 27 बोलता है कि आप डीओए को इसको कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट पे एंट्री पास करेंगे। तो हमने इसकी कॉस्ट पे एंट्री पास कर दी। पीसी जो ऊपर कैलकुलेट किया था वो देखो कैसे रिकॉर्ड करना है। डिबेंचर्स दे रहे हैं तो टू डिबेंचर्स अकाउंट भी होगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, देखो कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट अलग बुक्स होते हैं। तो एक ऑप्शन है कि आप सेपरेट में से कंसोलिडेशन बनाएंगे, एक होता है कि कंसोलिडेशन अलग से ही बनाएंगे। तो अगर आप सेपरेट में से कंसोलिडेशन बनाते हैं तो सीएफएस फ्रॉम एसएफएस बनाएंगे। तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास करके रखी है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास करके रखी है। तो बच्चों मैं जरा ये वाला अकाउंटिंग ले लेता हूँ, ये वाला देखो केस 1 ले लेता हूँ। केस 1 में आपने नेट असेट्स 10 लाख के लेने पड़ेंगे। तो आप नेट असेट्स क्या एंट्री पास करेंगे? नेट असेट्स ऑफ एस लिमिटेड 10 लाख रुपए के, ठीक है ना। आपने इसके बदले में इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कर रखा है, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। आपने इन्वेस्टमेंट कितने में किया? 9 लाख रुपए में आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो 9 लाख रुपए का आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री पास करके रखा है। अब उसको क्रेडिट करके उस इन्वेस्टमेंट के बदले में नेट असेट्स उठा लेंगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 60% शेयर्स का है, 60% शेयर्स हैं, बट आपने नेट असेट्स तो 100% उठा लिए। तो बाकी 40% जो नेट असेट्स हैं किसको बिलोंग करते हैं? सर एनसीआई को। तो आप एनसीआई एज अ
माइनर शेयर होल्डर करके बुक कर देंगे और आपने उसकी एनसीआई की वैल्यू जो निकाली है, फेयर वैल्यू, वो है 5 लाख रुपए। तो यस सर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एनसीआई 5 लाख रुपए पे बुक कर देंगे। लेकिन अब क्या होगा ना, आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा कुछ, और वो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या बुक करेंगे हम, उसको मैं जरा लाल कर देता हूँ बैलेंसिंग फिगर को, गुडविल बुक कर देंगे। और आप अगर देखेंगे आपका गुडविल कितना था सर, 4 लाख रुपए का गुडविल हमने फर्स्ट केस में बुक किया था। तो अब 4 लाख रुपए का यहाँ पे हम गुडविल बुक कर देंगे, 4 लाख रुपए। तो आप कैलकुलेट करो, 14 लाख एंट्री क्या हो गया अपना, टैली हो गया। ये तभी की बात कर रहा हूं जब आप सी एफ एस एस एफ एस में बनाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी आपने वहां डेबिट मार रखा है और पेमेंट्स को आपने बुक करके रखा है। बस आप वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में सब्सिडरी के नेट असेट्स बुक्स में ले लो। और क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 60% है, बट आपने नेट असेट्स तो 100% ले लिए, तो 40% जो एक्स्ट्रा नेट असेट्स ले लिए, दैट अमाउंट इज पेएबल टू एनसीआई, तो क्रेडिट मार देंगे, लाइबिलिटी दिखा देंगे पेएबल टू एनसीआई, एंड देन यू ऑल्सो बुक योर गुडविल और बीपीजी। अगर इसी एंट्री में बीपीजी है तो बीपीजी प्रॉफिट है, प्रॉफिट बोले तो क्रेडिट जाएगा, वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होएगा। हाँ, लेकिन आप अगर डायरेक्ट एसएफएस बनाते हैं, सीएफएस बनाते हैं, डायरेक्ट सीएफएस बनाते हैं, मतलब एसएफएस में से सीएफएस नहीं बनाते, तो अकाउंटिंग कैसे होगी, तो आप नेट असेट्स ऑफ एस लिमिटेड 10 लाख रुपए टू कंसीडरेशन पेएबल 9 लाख रुपए टू एनसीआई 5 लाख रुपए, गुडविल 4 लाख। सर वही तो किया, हाँ, बट यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि इन्वेस्ट सीधा सीएफएस बना रहे हैं। याद रखना, सीएफएस अलग बुक्स होते हैं, एसएफएस अलग बुक्स होते हैं, बुक्स ही अलग बनते हैं। जब बुक्स अलग बनते हैं तो एसएफएस में आपने इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर दी, सीएफएस में अलग से आपको एंट्री करनी पड़ेगी कंसिडरेशन पे करने की। तो आप यहाँ पे एक और एंट्री पास कर देंगे, सेकंड एंट्री में ना आप उस पीसी को पे कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर कंसिडरेशन पेएबल अकाउंट डेबिट। देखो, हमारे को कभी भी क्वेश्चन में ना लिखा नहीं होगा कि हम उसको कैसे अकाउंट करें, डायरेक्टली सीएफएस की एसएफएस टू सीएफएस, बट अकाउंटिंग ऐसे की गई है, कभी ऊपर वाला कभी नीचे वाला, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कभी तो टू कंसिडरेशन पेएबल लिख रहा है, कभी टू इन्वेस्टमेंट लिख रहा है। बिकॉज ना दो तरीके की अकाउंटिंग है, एसएफएस में से सीएफएस बनाना या डायरेक्ट सीएफएस। ये डायरेक्ट सीएफएस है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडरेशन पेएबल दिखा के कंसिडरेशन पे करेंगे। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक्टिवेट ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली नेट असेट्स उठा लेंगे 100% और 60% का पेमेंट कर देंगे, 40% एनसीआई बुक कर देंगे और डिफरेंस गुडविल बीपीजी बुक कर देंगे। दिस इज द वे वी डू अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ पेरेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन डीओए। जिस दिन कंट्रोल अक्वायर हुआ, तो जिस दिन कंट्रोल अक्वायर हुआ उस दिन क्या करना है, समराइज करते हैं। पहले आप पीसी कैलकुलेट कर लो, नंबर 2 आप नेट असेट्स का फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर लो सब्सिडरी का, नंबर 3 एनसीआई की वैल्यू निकाल लो, देन पीसी प्लस एनसीआई माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स विल गिव यू गुडविल बीपीजी। उसके बाद फिर आप ये छोटी सी एंट्री पास कर लो, आपका डीओए का अकाउंटिंग क्या हो गया, कंप्लीटली समाप्त हो गया बच्चों। सो उम्मीद है कि डीओए अकाउंटिंग इज वेरी वेरी क्लियर। डीओए को ना एक और चीज आती है, स्टेप एक्विजिशन, और सब्सिक्वेंट में कई और चीजें आती हैं। तो डीओए में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो पेपर में आया हुआ है और आ सकता है, इस पे स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वो स्पेशल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं बच्चों। और ये कैलकुलेशंस के जो सम्स है ना, बड़े बड़े सम्स उठाएंगे ना, उसमें कवर, इतना बड़ा टॉपिक है ना कि इसको ना 3-4 पार्ट लगेंगे पूरा कंप्लीटली रिवीजन को रिकॉर्ड करने के लिए, अगर डिटेल्ड रिवीजन चाहिए तो अपने को। ठीक है ना बच्चों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं स्टेप एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। लेट मी फाइंड आउट द स्टेप एक्विजिशन पीपीटी, जस्ट वेट। चलो बच्चों, क्विकली हम आगे बढ़ते हैं विथ आर स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने
एक छोटा एक पूरा मैंने जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं पूरा वही पीपीटी वही स्लाइड हमने नोट सामने ले लिए हैं। तो 1 अप्रैल को हमने 20% शेयर अक्वायर किए। ए ने 20% शेयर अक्वायर किए बी के और 20 लाख रुपए में खरीदे। अभी 20% जब अक्वायर किए तो कंट्रोल तो मिलेगा नहीं, तो सब्सिक्वेंटली कुछ महीनों के बाद 1 जनवरी 2024 को 40% और शेयर्स अक्वायर किए। कितने शेयर और अक्वायर किए? 40%। तो आपके 20 और 40 कितने हो गए? 60%। और ये कितने में खरीदे? 45 लैक्स में। यस, ये वो तारीख है बच्चों जहां पे पेरेंट को सब्सिडरी का कंट्रोल मिला। इस दिन कंट्रोल नहीं मिला, इस दिन कंट्रोल मिला। जिस दिन कंट्रोल मिला उसको डीओए बोलते हैं। और क्योंकि आपने एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप खरीदा, थोड़ा खरीदा, फिर फाइनल एक ऐसा लॉट खरीदा जिसने आपको कंट्रोल दे दिया। इस टाइप के एक्विजिशन को बोलते हैं स्टेप एक्विजिशन। थोड़ा थोड़ा करके शेयर खरीदेंगे और आखिर एक दिन आपको 50% के ऊपर आ जाएगा और कंट्रोल मिल जाएगा। स्टेप एक्विजिशन। अब इसमें अकाउंटिंग क्या करेंगे, ध्यान देना, इसकी अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप पीसी निकालते हैं जैसे, अच्छा यहाँ पे आप सबसे पहले आपने जो करंट ईयर आपने 45 लाख रुपीस पे किए 40% शेयर्स के वो ले लेंगे। ये आपका अभी का पीसी है। प्लस आपने जो पहले शेयर्स खरीदे थे, कुछ महीने पहले शेयर्स खरीदे थे 20%, उसका आज का फेयर वैल्यू डीओए का फेयर वैल्यू निकालेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये आपने 20 लाख में खरीदे थे 1 अप्रैल 2023 को। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आर कंसोलिडेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस दिन का फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा, डीओए का फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 20% पुराने इन्वेस्टमेंट को आज की वैल्यू पे लाना पड़ेगा। समझो उसकी आज की वैल्यू 22 लाख रुपए आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो आपने 40% शेयर खरीदे वो हो गया 45 लैक्स। तो ये हो गया 20, ये हो गया 40, तो हमारे पास 60% शेयर्स हैं। बाकी 40% शेयर्स किसके पास हैं? एनसीआई के पास हैं। अज्यूम करते हैं एनसीआई की वैल्यू 44 लैक्स है। अज्यूम करते हैं एनसीआई की वैल्यू फेयर वैल्यू 44 लैक्स है। तो आप क्या करेंगे, नेट एसेट्स भी हमने देके रखे हैं, आप ये इक्वेशन बनाएंगे। आपने जो 40% शेयर्स अभी खरीदे जिसकी वजह से आपको कंट्रोल मिला वो पीसी आपका आ गया। प्लस आपने जो पुराने शेयर्स खरीदे हैं, प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट, पुराने शेयर्स जो आपने खरीदे हैं उसकी डीओए की फेयर वैल्यू 20% ले लेंगे। प्लस एनसीआई ले लेंगे। एनसीआई डिपेंडिंग अपॉन द मेथड वैल्यू रहेगा, फेयर वैल्यू पे ले सकते हैं, नेट असेट पे ले सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा वैसे आपको लेना पड़ेगा। ये तीनों टोटल हो जाएंगे, फिर आप नेट असेट्स से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी बच्चों, आपने जो जिस दिन आपको कंट्रोल मिला स्टेप एक्विजिशन में, आपने इससे पहले भी ये कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, वो पुराने इन्वेस्टमेंट्स को आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड न्यू पॉइंट फॉर अस। अच्छा, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो आपने 1 अप्रैल सेपरेट की बात करते, 1 अप्रैल 2023 को आपने 20 लाख के शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट इन बी टू कैश 20 लाख, कॉस्ट पे बुक करेंगे उसको, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर आपने 1 जनवरी को फिर से शेयर्स खरीदे तो फिर से कॉस्ट पे बुक करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन बी टू कैश 45 लैक्स। सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सिंपल है, यू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट व्हेन यू अक्वायर द इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आज हम डीओए अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। डीओए अकाउंटिंग में डीओए को सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। सब्सिक्वेंटली क्या प्राइस पे वैल्यू करते हैं वो सब्सिक्वेंट का डिस्कशन पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट 1 में डीओए अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब आप कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो आपने ना ये डायरेक्ट कंसोलिडेशन बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन बी कैश 4 लाख 1 अप्रैल 2023 को परचेज कर लिए इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। लेकिन ये डीओए नहीं है, ये डीओए नहीं है, इसीलिए आप इसको कॉस्ट पे ही रखेंगे।
ठीक है ना। सब्सिक्वेंटली जब 1 जैन को आपने कंट्रोल अक्वायर किया, डीओए आ गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट्स को रीवैल्यू करेंगे, रीमेजरमेंट करेंगे। तो आपकी 20 लाख रुपए की कॉस्ट है, डीओए को इसकी वैल्यू 22 लाख, फेयर वैल्यू 22 लाख है, तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीओरएल अकाउंट, 2 लाख रुपया वैल्यू बढ़ा दिया, तो आपका पुराना इन्वेस्टमेंट अब बढ़ के कितना हो गया सर, 22 लाख रुपया हो गया। ठीक है, अब आप कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग करेंगे। आपको पता है कंसोलिडेशन अकाउंटिंग में आपने पहले नेट असेट्स लेने हैं सब्सिडरी के, 80 लाख के नेट असेट्स हैं, बदले में 45 का आप पीसी देंगे। अभी जो 40% शेयर खरीदा पीसी दे रहे हैं आप, और इन्वेस्टमेंट 22 लाख का नेट असेट्स के अगेंस्ट में एडजस्ट कर रहे हैं, और बाकी 40% एनसीआई का हिस्सा एनसीआई को क्रेडिट कर रहे हैं। और बैलेंसिंग फिगर आप किधर डाल रहे हैं बच्चों, गुडविल में डालेंगे। तो दिस इज हाउ वी डू अकाउंटिंग इन केस ऑफ स्टेप एक्विजिशन। तो आप क्या करेंगे, स्टेप एक्विजिशन में जो आपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स खरीद रखे हैं, उस दिन आपको कंट्रोल नहीं मिला था, उसको पहले रिवैल्यू करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, देखो वैल्यू बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, बढ़ेगी तो पीएनएल में क्रेडिट करेंगे, घटेगी तो पीएनएल में डेबिट मार देंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग करनी है, वही जो हमने ऊपर स्टेटमेंट बनाया ना, इसी की अकाउंटिंग करनी है। नेट असेट्स को डेबिट करेंगे, टू कैश पीसी क्रेडिट करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट जो पहले बुक करके रखे हैं वो भी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसके बदले में नेट असेट्स ले लिए ना, इन्वेस्टमेंट्स गुम हो जाएंगे। अब सीएफएस में इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिखते हैं, उसके बदले में ही नेट असेट्स आ जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, नेट असेट्स तो 100% ले लिए, लेकिन हमारा हिस्सा तो 60% है, तो 40% हिस्सा पेएबल टू एनसीआई, तो एनसीआई टू क्रेडिट करके लायबिलिटी बुक करेंगे कि एनसीआई का देना है पैसा। और द डिफरेंस इज व्हाट, गुडविल, डेबिट मार के गुडविल बुक कर देंगे, बीपीजी होगा तो क्रेडिट मार के बीपीजी बुक कर देंगे। बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग ऑफ स्टेप एक्विजिशन है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको और मजबूत बनाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन 5-6 मार्क्स का जो आता है ना, उसमें वो स्टेप एक्विजिशन कई बार डाल देते हैं। A Limited acquired 20% shares in B on 1/4/23 for 5 lakhs। तो ये 20% लिया तो कंट्रोल नहीं मिला। ऑन 1 अक्टूबर, मतलब कुछ 6 महीने के बाद, ए अक्वायर्ड फर्दर 50% शेयर। तो 20 और 50 कितना हो गया, 70%। तो क्या हो गया, वो सब्सिडरी हो गया। अब ये नया इन्वेस्टमेंट 15 लाख में खरीदा, पुराना इन्वेस्टमेंट 5 लाख में खरीदा। फेयर वैल्यू ऑफ फर्स्ट 20% इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अक्टूबर वॉज 7 lakhs। तो आपने जो पहले 5 में खरीदा, उसकी फेयर वैल्यू आज कितनी हो गई है, 7 लाख रुपए हो गई है। आई होप सो वेरी क्लियर। तो आप उसको रिवैल्यू करेंगे सबसे पहले। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स ऑन 1 अक्टूबर, दैट इज डीओए वॉज 26 लाख। सब डीओए का डेटा चाहिए अपने को। एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू विच इज 9 lakhs। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। पहले पीसी आपका है 15 लाख रुपए, तो ये आपका पीसी हो गया 15 लाख रुपए। और पुराने शेयर्स फेयर वैल्यू लेंगे 7 लाख रुपया। एनसीआई आपको दिया हुआ है 9 लाख रुपया, नेट असेट्स 26 लाख रुपए। इक्वेशन बनाएंगे, पीसी प्लस फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट प्लस एनसीआई, टोटल, टोटल में से नेट असेट्स माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, गुडविल मिल जाएगा। तो आपकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जब आपने डेट ऑफ कंट्रोल को, डीओए की अकाउंटिंग कैसे होगी बच्चों, आपने जो पुराने 5 लाख के शेयर्स खरीदे थे उसको पहले रिवैल्यू करेंगे, 5 से 7 में लेके जाएंगे। वो पहले वाली एंट्री तो कर दी होगी, अभी हम डीओए डेट को अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो डीओए को सबसे पहले पुराने शेयर्स जो खरीदे थे उसको रिवैल्यू करेंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। ठीक है, उसके बाद असेट्स ले लो, पीसी पे करो, वो इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करो, और एनसीआई बुक करो, डिफरेंस किधर डाल देंगे, गुडविल में डाल देंगे। आई होप सो वेरी वेरी क्लियर बच्चों। मैंने कई एग्जाम्पल्स डाल के रखे हैं, तो आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें कभी कभी ना
ओसीआई में जाता है, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिनली आपका प्रॉफिट किधर गया। तो आपको अभी ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और एडिशनली आपको सीखनी पड़ेंगी। देखो क्या होता है, आपने मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल और डिटेल में लेके जाता हूँ, बिकॉज क्या आजकल ना ये खाली बेसिक लेवल को कवर करके पेपर में जाना इनफ नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, इसमें ध्यान देना। आई होप सो आपको ओसीआई क्या होता है आपको पता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है ना। तो अपने को इंडियस के हिसाब से ना पीएनएल दो बनते हैं, एक नॉर्मल पीएनएल, एक होता है अदर इनकम्स की पीएनएल, जैसे रिवैल्यूएशन गेन हो गया। ये सब के लिए ना एक अलग पीएनएल बनता है, जिसको वो ओसीआई बोलते हैं, अदर इनकम बोल के ओसीआई बोल के अलग से बनाते हैं। तो क्लासिफिकेशन है कि भाई आपकी इनकम्स ना अलग अलग जगह पे बुक होनी चाहिए, दो अलग अलग पीएनएल जैसे बन जाते हैं। तो आपने 1 अप्रैल को 10% शेयर खरीदे और 10 लाख रुपए में आपने खरीद के इन्वेस्टमेंट टू कैश कर दिया। अपने आप जब 10% जो सब शेयर खरीदे तो आपको कंट्रोल तो मिला नहीं। तो पहला ईयर एंड आ गया, और पहला ईयर एंड पे क्या करना पड़ेगा, इंडियस 109 के हिसाब से जाना पड़ेगा, और 109 के हिसाब से आप ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपको इसको वैल्यू करना पड़ेगा फेयर वैल्यू पे। तो आपने इसकी फेयर वैल्यू निकाली, 11 लाख रुपया है। और इसके प्रॉफिट को आप किधर बुक करेंगे, ओसीआई में, बिकॉज ये आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट ओसीआई में क्रेडिट कर देंगे। 1 लाख रुपया 10 से 11 रिवैल्यू हो गया। फिर 1 मई को अगले साल आपने 70% शेयर खरीदे 100 लाख रुपए में। तो आपने पहले 10 खरीदे थे, फिर आप 70 खरीदे, तो इस दिन आपको कंट्रोल मिल गया। इस दिन को हम बोलते हैं DOA, डेट ऑफ कंट्रोल। अब डेट ऑफ कंट्रोल को सब गेम खेलना पड़ेगा। अब आपको जो प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट है उसकी फेयर वैल्यू दी है 13 लाख, तो 10 में खरीदा, ईयर एंड पहले ईयर एंड पे 11 हो गया, DOA को 13 हो गया, तो आपकी और 2 लाख रुपए की वैल्यू इंक्रीज हो गई। उसके बाद एनसीआई की वैल्यू भी दी है 25 लाख रुपए। अच्छा, अब आपको नेट असेट्स दिए हैं 120 लाख रुपए डीओए को, सब इंफॉर्मेशन दी होगी। आपको अब ध्यान देना है, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले सर हम प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। तो ध्यान देना, वो आपको 2 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और वो 2 लाख रुपए का आपका रिवैल्यूएशन पीएनएल में बुक होगा। एट द सेम टाइम, ये जो आपका 1 लाख रुपया ओसीआई में आपने प्रॉफिट बुक किया था, इसको आपको रिक्लासिफाई करके पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अभी आप 2 लाख का गेन बुक करेंगे, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल 2 लाख, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल 2 लाख, क्योंकि अभी 11 से 13 लाख हो गया पुराना इन्वेस्टमेंट। 10 से 11 हुआ था तो 1 लाख ओसीआई में प्रॉफिट बुक किया, 11 से 13 हुआ, डीओए आ गया, तो डीओए को आपने उसको पीएनएल में बुक करना पड़ेगा। हम ऐसा मानते हैं कि आपने उसको बेच दिया फिर खरीद लिया, ऐसा करके अकाउंटिंग की जाती है। आपने 10% बेच लिया, 80% खरीद लिया, तो 10% बेच दिया, तो बेचने के लिए जो प्रॉफिट होता है पीएनएल में बुक कर देंगे उसको। अच्छा, तो आपका 2 लाख तो पीएनएल में जाएगा जाएगा, 11 to 13 lakhs। बट आपका जो 1 लाख का पहले आपने प्रॉफिट बुक किया था, ये प्रॉफिट ओसीआई से निकाल के रिक्लासिफाई करते हैं एंड वी पुट इनटू पीएनएल। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 2 लाख रुपया तो पीएनएल में जाएगा, बट 1 लाख जो आपने पहले प्रॉफिट बुक किया था ओसीआई से निकाल के वो भी पीएनएल में जाएगा, और सब आप वैल्यूएशन कर लेंगे। ये नया आपने 70% शेयर खरीदा, ये पुराना 10% है, ये एनसीआई 20% है, ये 100% हो गया, ये आपके 100% नेट असेट्स हो गए, और डिफरेंस आपने क्या निकाल लिया, गुडविल निकाल लिया। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। हाँ, तो पहले तो आपने क्या कर दिया बच्चों, रिवैल्यूएशन ऑफ ओल्ड, उसके बाद अकाउंटिंग असेट्स अकाउंट डेबिट टू पीसी जो दे रहे हैं, टू पुराने इन्वेस्टमेंट्स, टू एनसीआई, एंड डिफरेंस इज पुट इनटू गुडविल, समाप्तम, खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो स्टेप एक्विजिशन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एंड सम्स को करते हैं। इसका मैंने और भी कई सम्स सॉल्व किए हैं। मेरा टारगेट है कि आपको मैं एग्जाम्पल्स लेके, कॉन्सेप्ट्स लेके बेसिक्स को मजबूत करूं। जब भी आप ये लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, अब जो सिखाया उसके ऊपर जो सम्स है ना वो प्रैक्टिस करो,
जितने भी सम्स आप प्रैक्टिस करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स आपके मजबूत होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग डीओए का ना मेजर अकाउंटिंग लगभग ख़त्म कर दिया। अब सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में आएंगे, और क्योंकि हमारा रिवीजन लेक्चर है तो मैं बहुत सारे सम्स तो नहीं ले पाऊंगा। मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल सम्स हैं, क्योंकि सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में बड़ी गेम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी। तो अगला पार्ट 2 में हम सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग के सब कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। पार्ट 3 में ना फिर थोड़े थोड़े सम्स उठाएंगे। फिर आपकी नीड के हिसाब से आप बोलेंगे सर और अलग अलग सम्स डिस्कस करो, लेटेस्ट वाले करो, और लेटेस्ट वाले सम्स थोड़े पावरफुल सम्स हैं। और एक कॉन्सेप्ट लास्ट में आएगा, वो है चेन होल्डिंग। तो चेन होल्डिंग का भी एक डिस्कशन ले लेंगे। तो ये मुझे लगता है कंसोलिडेशन इटसेल्फ विल गेट इनटू 4-5 पार्ट्स। तो उतना लगेगा, बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं, मीडियम साइज के लेक्चर्स हैं। तो यहाँ पे डीओए अकाउंटिंग आज हमारा ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा बच्चों। तो मिलते हैं पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 तक टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।